हाँ जी, आंखें तो जन्म से ही नहीं जन्म है, से नहीं थी। पर जब समझ पकड़ी तो साथ वाले बच्चे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हाँ जी, आप कहीं भाग नहीं सकते, खेल नहीं सकते बिना किसी सहारे। हाँ। तो आपको लगा मैं कहाँ पैदा हो गया, कैसे हो गया, मुझे नहीं होना चाहिए, इस जन्म में मुझे आना ही नहीं चाहिए। दृष्टिबाधितों को बीएड में आरक्षण नहीं मिलता था 2006 तक, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसमें केवल 6000 पोस्टें ही होती थी, सीटें ही होती थी केवल। अच्छा, आपका सिलेक्शन बिना आरक्षण हुआ बीएड हाँ, में? उस वक्त उसके बाद से फिर आरक्षण मिलना शुरू हो गया और 1% रिजर्वेशन मिलने लग गया। गांव के बहुत सारे लोग कहते हैं यार इतना बस सर भगवान ने आंखें नहीं दी। मैं कहता हूँ आंखें नहीं दी, बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम 3 भाई हैं सर। जी। मेरे 2 भाई मुझसे छोटे हैं हम्म, और वो दोनों 8वीं क्लास पास नहीं हो सके। दोनों की आंखें हैं। दोनों के आंखें हैं, सब कुछ है, हम्म, लेकिन 8वीं पास नहीं कर सके वो। मुझे ये कहना ही नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम 21वीं सदी में हैं, शिक्षा का इतना बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है, अरबों रुपए शिक्षा पर खर्च हो रहे हैं, इसके बावजूद भी राजकीय स्तर पर यानी गवर्नमेंट का एक भी बालिकाओं के लिए ब्लाइंड स्कूल बीकानेर हाँ। राजस्थान में कहीं भी अच्छा, पूरे संचालित नहीं। राजस्थान में कोई हॉस्टल नहीं है कोई भी बालिकाओं के लिए? बालिकाओं के लिए कोई हॉस्टल संचालित नहीं होता। हम्म, कि गांव में इस प्रकार की बातें चलने लगी कि ये फलाना व्यक्ति है ना, ये इसका बच्चा ब्लाइंड है और उसको ये पाल तो सकता नहीं है, इसलिए और कहीं छोड़ बीकानेर के में आ कहीं गया। छोड़ के आ गया। ये उस वक्त ब्रेल लिपि की बुक्स नहीं मिलती थी, बहुत मतलब मुश्किल से कोई एक आध मिल गई तो मिल गई, नहीं तो फिर सारा का सारा उस वक्त टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे और उस पर ऑडियो कैसेट्स हैं जो रिकॉर्ड करके सारी की सारी बुक्स हैं, वो रिकॉर्डिंग सुन करके और ब्रेल लिपि में नोट्स बना करके मैंने स्कूली एजुकेशन से ही ये मेरी परंपरा बनी हुई थी, तो उसके हिसाब से मैं तैयारी करता था। आप पढ़ा रहे हो, हाँ बच्चा जी, चुपचाप बिना बोले बिना आवाज के बाहर निकल गया, आपको क्या पता चल रहा है? हम डिमांड करते थे वो नहीं होता था, और उस वक्त हम समझते भी नहीं थे। हम कहते थे नहीं नहीं पापा हमको दिलाना नहीं चाहते, लेकिन जब धीरे धीरे समझने लगे तब समझ में आया कि पापा तो अपनी हैसियत से डबल दिला रहे थे। जन्म के साथ ही बच्चा इस दुनिया से रूबरू होता है, अपनी आंखों से इस संसार की खूबसूरती को निहारता है, लेकिन वो लोग वाकई बहुत अभागे होते हैं जिनको कुदरत ये मौका कभी नहीं देती, क्योंकि प्रकृति के न्यायाधीश के आगे किसी का बस नहीं चलता। कहीं अपील दलील की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन हमारे साथ आज जो शख्स मौजूद है, उन्होंने इस कुदरत के कहर को सहज स्वीकारा है। जन्म से ही ब्लाइंड थे, लेकिन ये इनकी कमजोरी कभी नहीं रही। कभी निराशा को अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया। गांव में जब दूसरे बच्चों के साथ खेलते और गिर जाते, तो सोचते जो देख सकते हैं वो भी तो गिरते हैं। तभी समझ आया कि असली बाधा शरीर में नहीं, बल्कि सोच में होती है। बस यही एहसास ताकत बन गया। जैसे ही शिक्षा का महत्व समझा, पूरी लगन से पढ़ाई में जुट गए। मेहनत और हौसले के दम पर सबसे पहले ग्रेड 3 टीचर बने, फिर ग्रेड 2 और आज ग्रेड 1 टीचर के रूप में अनेकों बच्चों का भविष्य रोशन करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ है जयसाराम मूंड, जिनका जीवन ये साबित करता है कि देखने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि हौसले और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। कैसा महसूस कर रहे हो आप टॉक विद बीएमआर में आकर के? बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ सर। अभी आप ग्रेड 1 टीचर हैं। जी। अच्छा, ये आंखें आपकी बचपन से नहीं है या बाद में गई थी? नहीं, बचपन से नहीं है सर। बचपन से ही नहीं है। हाँ जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिंदी दोनों में एमए किया है, अच्छा, और बीएड तो खैर जब व्याख्याता हूँ तो किया ही है। नेट हो गई? नेट नहीं किया सर मैंने, क्यों? 1-2 बार दिया था, फिर पास हुआ नहीं। दूसरी बात, बीच में जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वाला सिस्टम आ गया था, मेरे 10th में परसेंटेज कम थे, उसकी वजह से फिर मुझे उसके लिए कोई मंजिल नज़र नहीं आई। मैंने कहा नेट कर भी लूँगा तो उसका कोई यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो उस चक्कर में डिमोरलाइज़ हो गया और फिर किया भी नहीं मैंने। अच्छा, नेट किया ही नहीं। जी। स्कूलिंग कहाँ हुई? मेरी जो है प्रारंभिक शिक्षा है राजकीय अंध विद्यालय बीकानेर में हुई, कक्षा 8 तक। हम्म, फिर कक्षा 9 से 12 तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर में हुई, वो भी अंध विद्यालय है और हॉस्टल है वहाँ भी, और बीकानेर में भी हॉस्टल है। यानी यहाँ पर हमारे को बोर्डिंग सुविधा मतलब उपलब्ध है गवर्नमेंट की ओर से निःशुल्क।
और फिर ग्रेजुएशन अपने डूंगर कॉलेज से स्वयं पाठी छात्र के रूप में, और बीएड मैंने संग्रिया से किया है, और एमए जॉब लगने के बाद पॉलिटिकल साइंस और हिंदी दोनों में ही, वो भी स्वयं पाठी छात्र के रूप में डूंगर कॉलेज से। ये पढ़ाई आपकी कंटिन्यू रही? जी सर। बीए किया और फिर कंटिन्यू बीएड कर लिया? बीए किया, तुरंत बीएड किया, उसके बाद फिर 2 साल का मेरा गैप आया क्योंकि उसमें टीचर्स की भर्ती निकली थी, उसमें तैयारी में लग गया, और उसके बाद जैसे ही मेरी जॉब लगी, जॉब लगने के बाद मैंने एमए करना शुरू कर दिया। पहली जॉब कौन सी थी आपकी? मैं 3rd ग्रेड टीचर के रूप में 2008 में नियुक्त हुआ था। बीकानेर जिले में ही एक उत्तमामदेसर गाँव है, वहाँ पर मेरी पहली पोस्टिंग थी। अच्छा, कितना समय रहे आप ग्रेड 3rd? ग्रेड 3rd पे मैं 2012 तक रहा। अक्टूबर 2012 में मैं ग्रेड 2nd हिंदी से आरपीएससी के द्वारा सेलेक्ट हो गया, और मेरी पहली पोस्टिंग राजकीय माध्यमिक विद्यालय था तत्कालीन समय, देवीकुंड सागर, वहाँ हुई। और अब उच्च माध्यमिक हो गई? अब 2017 में वो स्कूल क्रमोन्नत हुआ, और सौभाग्य से कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ईश्वर अपना ख्याल रख के पहले से ही करते हैं, तो मई 2017 में वो स्कूल क्रमोन्नत हुआ था, और अगस्त 2017 में मैंने उसी स्कूल में हिंदी के व्याख्याता के रूप में कार्य ग्रहण किया। अच्छा, आपने सोचा था मैं व्याख्याता बनूंगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने, और हकीकत बताऊं कि मेरे शुरू में जब मैं पढ़ता था तो मेरी टीचिंग में इतनी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं समझता था कि टीचर वाला जॉब तो खैर इतना नहीं है, कोई और जॉब करना चाहिए, और इसी कारण से मैंने बीए फर्स्ट ईयर में जब स्वयं पाठी छात्र के रूप में होना इसलिए स्वीकार किया, मैं जयपुर से टाइप ट्रेनिंग करने के लिए चला गया था। मैंने कहा टाइपिस्ट बनेंगे और कहीं क्लर्क के रूप में रहेंगे, क्योंकि मुझे ऑफिस की नौकरी पहले बहुत आकर्षित करती थी कि यार ऑफिस में लोग हर वो काम होता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये वो, तो छोटे टाइम से मतलब ये चीज़ थोड़ी सी मन में थी। कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, तो मेरे पिताजी ने मेरे को कहा कि तू पेपर तो दे ले, सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं बीएड। हालांकि मेरे पिताजी ये नहीं समझते थे कि सिलेक्शन क्या होता है, क्योंकि वो अनपढ़ थे। मेरे जो चाचा जी हैं वो टीचर हैं, तो उन्होंने मतलब मेरे पिताजी को कहा कि इसको कह दो कि ये बीएड का पेपर दे ले, और बीएड का पेपर मैंने दे लिया, और बीएड का पेपर देने फार्म भरने के बाद मेरे पिताजी का जो निधन हो गया था। पेपर उसके बाद फिर मेरे को देना ही था, क्योंकि पिताजी से मैंने हाँ कर ली थी। अच्छा, और कमिटमेंट था वो। हाँ जी, और उस वक्त दृष्टिबाधितों को बीएड में आरक्षण नहीं मिलता था 2006 तक, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसमें केवल 6000 पोस्टें ही होती थी, सीटें ही होती थी केवल। अच्छा, आपका सिलेक्शन बिना आरक्षण हुआ बीएड में? हाँ, उस वक्त। उसके बाद से फिर आरक्षण मिलना शुरू हो गया, और 1% रिजर्वेशन मिलने लग गया। तो आप तो रिजर्वेशन कोटे के नहीं हो वैसे देखा जाए तो। हाँ, बीएड में नहीं थे। आप जॉब लगे 2008 में, केवल 2 साल की तैयारी से हाँ जी, आप ग्रेड 3rd लग ग्रेड गए। 3rd लग गया, क्योंकि उससे मैं जैसे ही मैंने 2006 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, तो तुरंत ही वैकेंसीज आ गई, और तैयारी की, और उसमें सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उसमें हमारा 1% रिजर्वेशन था, तो कुछ उसका बेनिफिट हुआ, कुछ फ्रेश बीएड की हुई थी, तो वो एक जज्बा भी था, और नीड्स भी थी, क्योंकि नौकरी कोई थी नहीं तब तक, और घर की स्थिति ऐसी थी कि मेरे मित्र जो पिताजी है वो बिरानी खेती पर निर्भर थे, तो हमारे यहाँ घर की आर्थिक परिस्थितियाँ जो है मतलब खराब थी, और जब 2005 में बीएड के समय पिताजी का निधन हो गया, तो आर्थिक स्थितियाँ बद से बदतर होती चली गई। अब तो जॉब करनी जरूरी थी। मैं कह रहा हूँ ना, मस्ट नीड थी। आप जब ग्रेड 3rd लगे उसके बाद कभी जचा नहीं कि मुझे तो क्लर्क बनना है अब? नहीं, उसके बाद फिर मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। उससे पहले मैंने 1.5 साल एक अनुदानित विद्यालय है ब्लाइंड बच्चों का अजमेर जयपुर में, उसमें मैंने टीचिंग की थी, और उसी वक्त मेरे को टीचिंग का एक अनुभव मिला, और वहीं से मेरे को इंटरेस्ट भी जगा। उसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे टीचिंग में रहना है, और टीचिंग में मुझे इम्प्रूव करना है जी। तब से फिर मैं 2nd ग्रेड की भी तैयारी की, 1st ग्रेड की भी तैयारी की। तो अभी आप जहाँ पढ़ा रहे हो हाँ जी। वो अंध विद्यालय? नहीं, नॉर्मल बच्चों का स्कूल है। तो आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ, हिंदी अनिवार्य भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि व्याख्याता को वहाँ पर एक ही पद है, तो हिंदी साहित्य अनिवार्य दोनों 11वीं और 12वीं क्लास को मुझे ही पढ़ाना है, और ब्रेल लिपि के बुक्स है मेरे पास, उससे पढ़ाता हूँ मैं। हाँ, बच्चे शैतानियां करते हैं कि नहीं करते? बच्चे नहीं, शैतानी नहीं करते हैं, क्योंकि क्लास बच्चों में पूरे आते हैं बच्चे तकरीबन 85-90% जो है प्रेजेंट रहते हैं। वो तो क्या कि मेरे क्लास के नहीं, पूरी स्कूल में जिस दिन आएंगे तो उतने ही आएंगे बच्चे, लेकिन ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि बच्चे मान लो स्कूल आ गए मेरी क्लास में नहीं आए। आप पढ़ा रहे हो, हाँ बच्चा जी। चुपचाप बिना बोले बिना आवाज के बाहर निकल गया, आपको क्या पता चलता है? सर 2008 से आज तक ऐसा कभी अवसर हुआ नहीं, हाँ। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो खाली मैं पढ़ाने पर ध्यान नहीं देता, मैं बच्चों की जो मूवमेंट है, गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान रखता हूँ। यहाँ तक कि
मैं बच्चों को बीच में जब ब्रेल बुक से पढ़ रहा हूँ, हम्म, पढ़ते ही बीच में से पूछ लेता हूँ कि हाँ शिल्पा बता मैंने कौन सी लाइन पढ़ी। तो अच्छा बच पूछ लेते हो चलते जी, चलते तो और नाम बच्चों से पूछ लेते हो? नाम से, मैं पूरे बच्चों को नाम से जानता हूँ, उनकी आवाज़ से पहचानता हूँ, 11th-12th के सब बच्चों को। अच्छा, सारे टीचर्स तो नहीं जानते ऐसा? सर सारे तो शक्ल से जानते हैं, नाम से नहीं जानते। लेकिन मुझे मैं लगता है बहुत सारे टीचर्स शक्ल से ही नहीं जानते होंगे। अब सर इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे स्कूल के टीचर तो लगभग जानते। हाँ, लेकिन हाँ, हो सकता है, ये आप कह रहे हो, लेकिन मेरे जो क्लास के बच्चे हैं उनको मैं सबको आवाज़ से पहचानता हूँ। आपने जब समझ पकड़ी, हाँ जी, आंखें तो जन्म से ही नहीं जन्म है, से नहीं थी। पर जब समझ पकड़ी तो साथ वाले बच्चे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हाँ जी, आप कहीं भाग नहीं सकते, खेल नहीं सकते बिना किसी सहारे। हाँ। तो आपको लगा मैं कहाँ पैदा हो गया, कैसे हो गया, मुझे नहीं होना चाहिए, इस जन्म में मुझे आना ही नहीं चाहिए। वैसे सर मैं गाँव में था ना जब, कभी इतनी ज़्यादा फीलिंग मेरे को रही नहीं, हुँ, क्योंकि बचपन से नहीं दिखता था, तो मुझे वो इतना नहीं लगता था कि मतलब क्या है, नहीं है। मैं उन बच्चों के साथ जैसे वो बच्चे भागते थे उनकी आवाज़ के आधार पे मैं भी भागने का काम करता। ठीक है, कभी-कभार लग भी जाती थी और भी होता था, लेकिन तब छोटे थे तो इतना ज़्यादा वो ईगो हर्ट नहीं करता था कि लगी तो लगी, कोई बात नहीं है। कई बार फिर एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो दिखने वाले बच्चे हैं, कई बार उनके भी लगती थी, तो हुँ, एग्ज़ाम्पल वो लेते थे कि वो भी तो गिरा था। तो इस तरह से कभी ईगो हर्ट नहीं हुआ। फिर जब 8-9 साल की उम्र में मैं ब्लाइंड स्कूल आ गया, तो वहाँ पर हॉस्टल में सारे बच्चे मेरे जैसे थे। तो उस हिसाब से भी फिर मेरे को कभी ऐसा एटमॉस्फेयर लगा नहीं कि भई मैं डिफरेंट हूँ इन लोगों से। हुँ। तो फिर ये चीज़ मुझे कभी लगी नहीं। और क फिर आगे हुँ, चल कर के हमारे जो टीचर्स थे, उन्होंने मुझे हमेशा ही इस बात के लिए मोटिवेट किया कि आपके जीवन में नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है। नकारात्मकता आपके लिए बनी नहीं है। आप में कभी नेगेटिविटी नहीं आई? नहीं, कभी नहीं रखते सर हम। हुँ, और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो कुछ होता है नकारात्मक मान लीजिए हो गया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो सकारात्मक के लिए होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, गाँव के बहुत सारे लोग कहते हैं यार इतना बस सर भगवान ने आँखें नहीं दी। मैं कहता हूँ आँखें नहीं दी, बहुत अच्छा किया। हुँ, क्योंकि हम 3 भाई हैं सर। जी, मेरे 2 भाई मुझसे छोटे हैं हुँ, और वो दोनों 8वीं क्लास पास नहीं हो सके। दोनों की आँखें हैं। दोनों की आँखें हैं, सब कुछ है, हुँ, लेकिन 8वीं पास नहीं कर सके वो। और आज वो अपने गाँव में खेती का और कोई दूध का ये है वो धंधा कर रहे हैं। और मैं आँखें न होने के कारण ही इस पद तक पहुँच सका। अगर मेरी आँखें होती, तो उनकी तरह मैं भी 8वीं पास नहीं कर पाता। अवसर तो तीनों को सेम ही मिले होंगे। सेमी मिले, घरवालों ने वो खूब उनको भी पढ़ाने का प्रयास किया। हुँ, 8वीं में बल्कि 2-2 बार फेल हुए हैं वो। उस पिता की स्थिति को समझ सकते हैं कि जिसके पास वीरानी खेती के अलावा कोई और आय का साधन नहीं है। उसके बावजूद भी उसने अपने बच्चों के लिए प्रयास किया, 2-2 बार 8वीं बच्चे फेल हो गए, तो दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास? जी, तो मैं तो ये मानता हूँ कि अवसर हमको तीनों भाइयों को मिला। लेकिन अवसर का लाभ मैंने इस लिए उठाया क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और विकल्प उनके नहीं पास था। ऑप्शन था। और ये ऑप्शन ना होना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। और ये ऑप्शन इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पास आंखें नहीं थी। तो अब आप बताइए कि आंखें नहीं दी भगवान ने, अच्छा किया या बुरा किया? मैं तो मानता हूँ अच्छा किया। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी आँखें नहीं होती पर उनको अवसर नहीं मिलता। अवसर नहीं मिलता, बिल्कुल जैसे पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, गाँव की उस स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है, आपकी पढ़ाई डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो ऐसे बच्चे क्या करें? ऐसे बच्चों को मैं मानता हूँ कि समाज की जो पहल होनी चाहिए कि जहाँ भी जो भी व्यक्ति इस अपनी बातचीत को सुन रहे हैं, जी, वो अपना दायित्व समझें और ऐसे बच्चों को जो है बीकानेर में अंध विद्यालय है, उससे जोड़ें, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। साथ ही मैं आपके माध्यम से जनप्रतिनिधियों से आह्वान करना चाहूँगा कि बीकानेर में लड़कों के लिए 12वीं तक छात्रावास सहित विद्यालय है, जी, लेकिन लड़कियों के लिए कोई छात्रावास की व्यवस्था नहीं है और जैसे-तैसे डे स्कॉलर के रूप में लड़कियाँ इस अंध विद्यालय में पढ़ रही हैं। तो जनप्रतिनिधि हमारे बीकानेर के बहुत सशक्त हैं और सदैव जनता के हित में काम करते हैं। तो ये काम उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर बालिकाओं के लिए जो दृष्टिबाधित बालिकाएँ हैं, उनके लिए भी छात्रावास सहित 12वीं तक विद्यालय आरंभ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर वो ईमानदारी से रुचि लें तो। तो आप मिलते रहते होंगे राजनेताओं से? राजनेताओं से सर मिलते भी हैं और जैसा अवसर मिलता है, हमारी एक संस्था काम करती है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, उसकी एक यूनिट यहाँ पर कार्य कर रही है जी, और वह प्रतिवर्ष 4 जनवरी को हम दृष्टिबाधितों के मसीहा
लुई ब्रेल महान जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, उनकी जयंती आती है। उस अवसर पर हम संस्था के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस वर्ष भी टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आदरणीय जेठानंद जी बीकानेर पश्चिम के विधायक जो हमारे मुख्य अतिथि थे, तो हमने उनके सामने भी ये मुद्दे रखे हैं और उससे आपसे पहले भी आपने कईयों के सामने रखे होंगे। बिल्कुल सर, मुद्दे हम समय समय पर रखते रहे हैं, लेकिन तो हमारी उनकी तरफ से क्या आश्वासन आता आश्वासन मिलता है, करेंगे कोशिश। है? लेकिन ये मैं मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप लोगों की भी तय होती है मीडिया की। मीडिया की, हाँ। क्योंकि मीडिया की आवाज बहुत सशक्त होती है। हम्म, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया है, और मीडिया ने तो आपको पता है कि बड़े बड़े दो तख्त और ताज बदल दिए हैं। तो ये काम मीडिया के लिए इसका इतना मुश्किल नहीं है, और दूसरी बात ये जनहित से जुड़ा हुआ काम है जी और मीडिया का उद्देश्य ही जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना है। जी। तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी अपनी जिम्मेदारी के आधार पर इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और जनप्रतिनिधि इस संवेदनशील मुद्दे पर अवश्य ही पहल करते हुए बीकानेर में भी बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना कराएंगे। क्योंकि देखिए, एक बहुत मुझे ये कहना ही नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम 21वीं सदी में हैं, शिक्षा का इतना बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है, अरबों रुपए शिक्षा पर खर्च हो रहे हैं, इसके बावजूद भी राजकीय स्तर पर यानी गवर्नमेंट का एक भी बालिकाओं के लिए ब्लाइंड स्कूल बीकानेर हाँ। राजस्थान में कहीं भी अच्छा, पूरे संचालित नहीं है। राजस्थान में कोई हॉस्टल नहीं है कोई बालिकाओं के भी लिए? बालिकाओं के लिए कोई हॉस्टल संचालित नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट स्तर बालिकाएं, पर। हाँ, बालिकाएं जितनी पढ़ती है वो सब स्वयंसेवी संस्थाओं के छात्रावास हैं, उनमें भी जयपुर और जोधपुर, ये दो ही ऐसे जो सिटीज हैं राजस्थान में जहाँ स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा जो संचालित छात्रावास हैं, वहीं जो है स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा वो प्राप्त कर रही है, बाकी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, और ये आवश्यक इसलिए ज्यादा है कि नॉर्मली क्या होता है कि उगते सूर्य को सब सलाम करते हैं, लेकिन छिपते सूर्य को सलाम कोई नहीं करता। यानी हम जब नौकरी लग गए हैं तो सबको हमसे उम्मीद है, सब मतलब बताएंगे ये मेरा भाई है, मेरा फ्रेंड है, ये वो है, लेकिन जब तक हम नहीं लगते ना तब तक लोग ये समझते हैं कि इन पर जितना भी खर्च हो रहा है ना, ये मान लीजिए वो व्यर्थ जा रहा है। अंधे कुएं में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बालिकाओं पर इतना खर्च कोई नहीं करता कि उनको जो है बाहर कमरा दिला के रखे और उनको जो है स्कूल से जोड़े, उनको पढ़ाए। नॉर्मली अधिक से अधिक क्या होता है कि बड़ी बहन के साथ छोटे की भी शादी कर देंगे और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपका ये जो संघ काम कर रहा है, हाँ जी ये कभी मुख्यमंत्री से नहीं मिले? सर, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, अभी इसी साल शिक्षा मंत्री जी दिलावर साहब से हम मिले थे और दिलावर साहब ने हमें आश्वासन भी दिया था, और उस संबंध में हम कई जो है भामाशाहों से भी मिले। भामाशाह भी कई सारे तैयार हैं कि छात्रावास में सरकार का हम सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उस स्तर पर सरकारी स्तर पर अब तक स्वीकृतियां नहीं मिली है उनको। आप ही के चैनल पे न्यूज़ प्रकाशित हुई थी, आपको ध्यान होगा 2 महीने पहले, कि डीपी 25 जी जो व्यापार मंडल के शायद पूर्व अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के तो दूसरे अध्यक्ष है, उद्योग संघ के अध्यक्ष हैं अभी वो। तो उन्होंने शिक्षा मंत्री जी से संपर्क किया था, और जो बीकानेर जय नापासर के मूंदड़ा फैमिली है वो एक चैरिटी करती है, तो वो भी इसके लिए तैयार है कि हम गवर्नमेंट का पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के स्तर पर अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं हुई है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम लोग शिक्षा के नाम पर कितना ही ढिंढोरा क्यों ना पीट लें, क्योंकि जब तक पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा ना सर, तब तक तो कुछ नहीं होगा। सक्षम तो हर व्यक्ति लाभ ले लेता है, लाभ वास्तव में पहुंचाना ही उसी को है जो खुद सक्षम नहीं है। अच्छा, लड़कों के लिए पूरे राजस्थान में हॉस्टल है? लड़कों के लिए सरकारी स्तर पर 4 विद्यालय संचालित हैं 12वीं क्लास तक के लिए। बीकानेर है, अजमेर है, उदयपुर है और जोधपुर है। अच्छा, बाकी जिलों में नहीं है? बाकी जिलों में नहीं। अब ऐसे कुछ जो है जगह पर स्वयं संस्थाओं के छात्रावास संचालित हैं, वहाँ पर स्कूल भी संचालित है उनके, जैसे गंगानगर में भी है, जयपुर में भी है, तो कुछ जो उनके नज़दीक रहता है वो वहाँ चले जाते हैं। बाकी बीकानेर संभाग का एकमात्र अपना ही है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट स्तर पर है, और यहाँ पर हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, नागौर,
इधर के बच्चे, बाड़मेर जैसलमेर के भी बच्चे आते हैं। आपने जो तैयारी की, हाँ मैं जी। वापस बात पढ़ाई पर आता हूँ जी वापस सर। में। खूब सारे बच्चे हैं जो आपका इंटरव्यू देखेंगे। इस तैयारी में आपको कितना समय लगा? कब प्रॉपर आपने मानस बनाया कि मुझे तो अब गवर्नमेंट जॉब में लगना ही है? नहीं, गवर्नमेंट जॉब का लक्ष्य तो मेरा शुरू से था हाँ, और तैयारी में मेरी सबसे जो लाभदायक चीज़ मेरे लिए रही कि मैं स्कूल एजुकेशन के टाइम से ही अपने सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करता था और तैयारी के लिए हमारे पास ब्रेल लिपि की बुक्स होती है 8वीं क्लास तक, तो वहाँ पढ़ते ही है। जी। फिर 9th क्लास से क्या हमको उस वक्त ब्रेल लिपि की बुक्स नहीं मिलती थी। बहुत मतलब मुश्किल से कोई एक आध मिल गई तो मिल गई, नहीं तो फिर सारा का सारा उस वक्त टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे और उस पर ऑडियो कैसेट्स हैं जो रिकॉर्ड करके सारी की सारी बुक्स हैं, वो रिकॉर्डिंग सुन करके और ब्रेल लिपि में नोट्स बना करके मैंने स्कूली एजुकेशन से ही ये मेरी परंपरा बनी हुई थी। तो उसके हिसाब से मैं तैयारी करता था और इसी कारण से मेरे को फिर जो है बीएड में फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन बहुत ईज़िली हो गया मेरा। वो भी जनरल कोटे से? हाँ, वो भी जनरल कोटा से इस वजह से क्योंकि स्कूली एजुकेशन के टाइम तक कभी मैंने 1 वीक का तो ख़ैर सहारा लिया ही नहीं। मैं किताब या पासबुक की रिकॉर्डिंग ही सुनता था। और इसके पीछे कारण ये भी था क्योंकि 1 वीक आती है एंड टाइम पर, लास्ट टाइम में, और लास्ट टाइम में कोई रिकॉर्डिंग मेरे को करके देने वाला भी नहीं था। तो वो भी एक उस वक़्त तो हो सकता है मेरे को खराब लगता होगा, लेकिन वो कहीं न कहीं मेरे लिए लाभदायक साबित हुआ। उसके बाद? उसके बाद जब मैंने बीएड कर लिया, 2005 के बाद यहाँ हरिराम जी से संपर्क हुआ। उस समय हरिराम जी 11वीं क्लास में पढ़ते थे। फिर हमारे लिए एक बहुत अच्छा मतलब अवसर आ गया कि हमें जो भी रिकॉर्डिंग चाहिए होती ना, तो हम हरिराम जी को बोल देते कि भई मैं हरिराम जी ये रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो हमको उपलब्ध करवा देते थे। हरिराम जी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रोता तो जानते नहीं होंगे हरिराम जी कौन है। जी। तो हरिराम जी मेरे मित्र हैं और 11वीं क्लास में जो वो पढ़ते थे, मैं उस समय बीएड करता था और एक मेरे मित्र है, वो भी खुद ब्लाइंड है, सई राम जी, वो उनके क्लासमेट थे और सई राम जी के थ्रू ही वो हमारे ब्लाइंड समाज से जुड़े और आज भी 2005 से अनवरत रूप से वो जुड़े हुए हैं और उस वक़्त वो 11वीं क्लास में पढ़ते थे और उन्होंने गवर्नमेंट की एक से एक करते हुए 6 नौकरियों को फाइट करते हुए आज वो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित हुए हैं। तो मुझे लगता है आप वाले जो टेप रिकॉर्डर है ना, वो काम आए हैं उनके। अब देखिए सर, मेहनत तो ख़ैर है उनकी है ही, हाँ। लेकिन ये है कि सेवा व्यर्थ नहीं जाती। ऊपर वाला कहता है ना, आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। उन्होंने कभी फल की इच्छा नहीं की और इसीलिए जो है फल उनको मिल गया। नहीं तो कई लोग क्या होता है तैयारी करते हैं और वक़्त उनका ख़राब होता है तो इंटरव्यू ख़राब हो जाता है उनका। लेकिन ऐसी स्थिति उनके साथ नहीं हुई। प्रतिभा तो उनमें है ही ख़ैर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी। अच्छा, 2008 में आप ग्रेड 3 टीचर बन गए। जी। गवर्नमेंट जॉब आ गई। हाँ जी। अब आपको नौकरी भी करनी थी। हाँ जी। फिर आपने पढ़ाई को और नौकरी को कैसे मैनेज किया आपस में? पढ़ाई में सर जैसे मेरे को शाम को टाइम मिलता, मैं पढ़ता और पढ़ने के पीछे उद्देश्य ये था कि मेरे को अपना नॉलेज इंक्रीज़ करना है। फिर ये होता था जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल में जाते या फिर जैसे शिक्षक सम्मेलन वगैरह में जाते, वहाँ फिर मिलते ना, उस वक़्त एक क्रेज़ बहुत होता था। मतलब मेरे को सेकंड ग्रेड का इतना क्रेज़ नहीं था। 2008 में लगते ही मेरे को फर्स्ट ग्रेड का बहुत हुआ था, क्योंकि उस वक़्त वो हमको कोई भी है जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने के लिए भी उनके पास जाना पड़ता था और उसमें व्याख्याता का बहुत क्रेज़ था। आज तो ख़ैर मारवाड़ी में कहावत है कि लकड़ी फेंके तो ही व्याख्याता बाज़ार पड़े। तो वो वाली बात है, लेकिन वो उस वक़्त बहुत क्रेज़ तो था। गजेटेड ऑफिसर की साइन चाहिए थे। हाँ, हुँ। तो मेरे को मतलब यूँ था नहीं यार, बनना तो मुझे व्याख्याता है और इसीलिए मैं तैयारी में लगा रहा। फिर 2012 में 2011 में सेकंड ग्रेड की भर्ती आई, मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया और तैयारी मेरी फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से चल रही थी, तो उसमें लकीली मेरा सेकंड ग्रेड में हो गया और सेकंड ग्रेड में होने पर फिर मेरे को बहुत अच्छा अवसर मिला कि सेकंड मतलब व्याख्याता के रूप में मैं तैयारी कर सकूँ, क्योंकि 10th क्लास तक मैं पढ़ाता था, तो बहुत सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली मेरे सब्जेक्ट तो तैयार हो ही जाता था। इस वजह से मेरे को रहा। हालाँकि आपने मैं पढ़ाई को ब्रेक दिया ही नहीं। पढ़ाई को ब्रेक नहीं दिया। हालाँकि मैं यहाँ पर पूरी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि 2015 की जो 13 की जो भर्ती थी, उसमें मैं 2.5 नंबर से मेरे सब्जेक्ट में सफल नहीं हो पाया था। यानी 2.5 नंबर से रह गया था मैं और उसके पीछे भी मेरे कहीं न कहीं मेरी लापरवाही थी, क्योंकि 2014 में मेरी शादी हुई थी और शादी के 2 महीने बाद एग्ज़ाम थे। तो अब समझा जा सकता है कि लापरवाही तो मेरी निश्चित रूप से रही है। नई-नई शादी हुई थी। हाँ, बस वही बात है सर। हुँ। तो कहीं न कहीं एक तरह से कंसंट्रेशन टूट गया
और उसका मुझे भुगतान भी करना पड़ा। फिर अगली भर्ती में आपका सिलेक्शन हो हाँ, गया? अगली भर्ती में मेरा राजनीति विज्ञान और हिंदी दोनों से सिलेक्शन हुआ। अच्छा, दोनों से सिलेक्शन हो हाँ गया। जी। फिर आपने हिंदी में हिंदी में इसलिए प्रेफ़र किया क्योंकि मैं सेकंड ग्रेड हिंदी से था, अच्छा। तो वो मेरी कंटिन्यूटी बनी रही। अच्छा, आप जहाँ अब हो संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं। या और कभी यूँ मन में आता है कि उस समय तो चलो मैं नेट कर लेता तो ठीक रहता, इस बार मैं हिंदी का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी बन जाता? नहीं ऐसा सर क्योंकि अब जो बात बीत गई ना, हाँ। उसमें मैं अफ़सोस नहीं करता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ, जो मिलता है ना, वो अच्छे के लिए मिलता है। हुँ। हो सकता है मैं नेट कर लेता और वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हटता ही नहीं। तो कुछ भी हो सकता हाँ, है, होने में कुछ भी हो सकता होने है। में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हुँ। मैं संतुष्ट हूँ। हुँ। सबसे बड़ी बात है कि मेरे को संतुष्टि तब होती है जब मेरे बच्चे संतुष्ट होते हैं मुझसे। और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मेरी क्लास में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। अच्छा, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हो? जी, मैं बोर्ड परीक्षाएँ की जो क्लासें हैं यानी 10th क्लास 2014 से 13 से पढ़ा रहा हूँ। तो 2012 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो जो पहला साल था उसमें मुझे हमारे जो हेडमास्टर थे उन्होंने शायद विश्वास नहीं किया होगा। तो 2012-13 का जो सत्र था उसमें मुझे 10th क्लास नहीं दी गई थी। जी। हालाँकि मैंने बहुत कहा था लेकिन सर को लगा नहीं होगा और दूसरी बात मेरी जॉइनिंग भी अक्टूबर की थी, तो सर ने कहा कि आधा साल निकल गया है या ख़ैर कुछ भी बात उनके दिमाग में रिज़ल्ट रही खराब हो। हो जाएगा। हाँ, उनको हो सकता है यही लगा होगा। हुँ। लेकिन 2013-14 के सत्र से मैं लगातार 10वीं क्लास पढ़ाता रहा और 2017 में जब मेरा व्याख्याता के रूप में सिलेक्शन हुआ और उसी साल हमारे स्कूल क्रमोन्नत होता तो 2019 से लेकर और आज तक का जो सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट है, मेरी क्लास में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। तो अब मुझे लगता है कि आपको कहते होंगे ये सब्जेक्ट तो आपको ही पढ़ाना है अब तो। अब तो अनिवार्य हिंदी और साहित्य दोनों मेरे को देते थे, हुँ। जबकि अनिवार्य हिंदी तो वैसे हमारे स्कूल में सेकंड ग्रेड है, उनको भी दी जा सकती है। लेकिन हुँ। मैडम कहते हैं नहीं 11th-12th आप सँभालो। अच्छा, जो बच्चे वास्तव में जिनके पेरेंट्स उन बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं जो नेत्रहीन हैं, हाँ जी, कहीं बाहर भेज नहीं रहे हैं, हाँ जी। तो उनके लिए वो पेरेंट्स क्या करें? जैसे कहीं स्कूल नहीं है, भेजें कैसे? कैसे क्या करें वो? क्या तरीका है इसका? देखिए सर इसके लिए दिल पक्का करना होगा। मेरी खुद की बताऊँ कि मैं जब छोटा-सा था और मेरा हॉस्टल में एडमिशन करवाने के लिए मेरे पापा लेकर के आए, तो देखा कि उस वक़्त वो हमारी बिल्डिंग कुचिलपुरा में थी स्कूल की। कोई पुराना घर था उसमें वो किराए की बिल्डिंग में चलती थी। टूटी-फूटी बिल्डिंग देख कर के उनको लगा कि यार यहाँ तो कैसे रहेगा ये? और मेरा एडमिशन तो उन्होंने करवा दिया क्योंकि हमारे यहाँ पर बीकानेर में ही एक राधा किशन जी पारीक है, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मेरे पिताजी को हुँ। और राधा किशन जी पारीक के मोटिवेशन से मेरा एडमिशन हो गया। वो क्या है राधा कृष्ण? राधे कृष्ण जी पारीक है, उनकी दुकान भी है अच्छा, वो घी व्यापारी की हैं वो। व्यापारी हैं और वो छोटा-मोटा वैद का धंधा भी करते हैं, तो हम उनको वैद जी कहते थे। हुँ। मतलब यूँ आयुर्वेदिक दवाएँ दवाइयाँ वगैरह वो देते हैं, तो हमको उन वैद जी के नाम से जानते थे। राधा कृष्ण जी के नाम से हमारे गाँव में लोग उनको जानते ही नहीं है, हम उनको वैद जी के नाम से जानते थे। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि स्कूल मैं जानता हूँ, मेरे पास उस स्कूल के टीचर्स भी आते हैं, मैं स्कूल जाके देख के आ चुका हूँ और आप इसको वहाँ जो है स्कूल में एडमिशन दिला दो, नहीं तो ये बच्चा जीवन भर दुःख पाएगा और वहाँ जाकर के ये कामयाब हो जाएगा। तो उन्होंने मोटिवेट किया, मेरे पापा को लेकर के आए और मेरे को भी एडमिशन करवा दिया। उसके बाद 10 से 1 दिन बाद मेरे पापा वापस मेरे को देखने के लिए आए। जब आए तो उसमें मैं बहुत छोटा था, मैं तो बहुत रोया। मैंने कहा नहीं मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा और मेरे हुँ। पापा को बहुत दुःख लगा कि यार मैंने बच्चे को कहाँ छोड़ दिया? बहुत गलत छोड़ दिया। इसी हुँ। बीच क्या हुआ कि गाँव में इस प्रकार की बातें चलने लगी कि ये फलाना व्यक्ति है ना, ये इसका बच्चा ब्लाइंड है और उसको ये पाल तो सकता नहीं है इसलिए और कहीं छोड़ बीकानेर के में आ कहीं गया। छोड़ के आ गया ये। तो वो बात भी उनको कहीं न कहीं हर्ट कर गई। आपको पता है कि हमेशा जो है कोई भी कानून अच्छा, वगैरह ऐसी है वो बातें गाँव में ज़्यादा चलती है। गाँव में ज़्यादा चलती है और दूसरी बात जो कमज़ोर तबका होता है ना, सर हुँ। उसको लोग टारगेट ज़्यादा करते हैं। यही अगर कोई अमीर आदमी है, वो कोई काम करेगा तो देखो कि कितनी अच्छी रीत चलाई है और गरीब आदमी के लिए कि देखो, देखो इसका राम निकल गया। तो वो हुँ। वाली बात है, वो आगे कि मैं तो लेके जाऊँगा। फिर राधा कृष्ण जी ने बहुत समझाया उनको बहुत और कहा कि एक बार मेरे कहने से छोड़ दो। तो ये मान लीजिए कि स्कूल में जो मेरा स्टेबिलिटी है ना, वो उनकी वजह से ही हुई। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स को दिल पक्का करना होगा सर एक बार, क्योंकि अभी दिल पक्का नहीं करेंगे ना, तो जीवन भर के लिए उस व्यक्ति की नींव कमज़ोर कर देंगे। वो बच्चा कमज़ोर रह जाएगा पूरे बिल्कुल, जीवन भर के लिए और पछताएगा और लोगों पर डिपेंड रहेगा। बिल्कुल, तो दिल पक्का करके वो भेजें, जहाँ भी बिल्कुल, भेजना है उसको। बिल्कुल। और लड़कियों के मामले में भी यही लागू होता है? लड़कियों के मामले में सर ये है कि जब तक छात्रावास नहीं है, तब तक उनकी मजबूरी है।
लेकिन यथासंभव उनका पेरेंट्स या उनके जानकार कोई भी अगर शहर में रहते हों तो उन्हें अवश्य पढ़ाना चाहिए। उनके पास रख रख करके कहीं भाई ननिहाल रखें या चाचा ताऊ बुआ फूफा जो भी कोई रहते हों उनके पास रख के पढ़ाएं। और बाकी लड़कियों वाली समस्या मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा गंभीर है, इस पर छात्रावास बन जाए जल्दी से जल्दी, हम सब के लिए भी एक राहत की बात होगी। एक सामान्य तौर पर एक बात और देखी जाती है, आपका परिवार भी किसान परिवार है और आप नेत्रहीन भी हैं। हाँ जी। तो बचपन में ऐसी चीजें देखी है आपने कि आपने चाही और नहीं मिली हो? सर वैसे तो खैर बचपन में क्योंकि हमने आसपास का जो वातावरण था हमारा वो सारा का सारा ऐसा ही था, यानी मतलब सब के सब आर्थिक रूप से कमजोर ही थे, तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें तो थी नहीं, क्योंकि ख्वाहिशें तभी होती है जब आप किसी न किसी चीज़ को देखते हो, इसलिए लंबी चौड़ी ख्वाहिश थी नहीं। फिर भी यथासंभव घर वाले कोशिश करते थे ख्वाहिशें इनकी पूरी की जाएं, फिर भी कभी कभी ऐसा होता था हम डिमांड करते थे वो नहीं होता था, और उस वक्त हम समझते भी नहीं थे, हम कहते थे नहीं नहीं पापा हमको दिलाना नहीं चाहते। लेकिन जब धीरे धीरे समझने लगे तब समझ में आया कि पापा तो अपनी हैसियत से डबल दिला रहे थे। आपका जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ है वो काम क्या करता है मूल रूप से? सर हमारा राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ है जो कि नेशनल लेवल पर कार्य करता है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है जी। और इसके जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं संतोष कुमार जी रोंगटा, और अच्छा। वे खुद भी 100% दृष्टिबाधित है। अच्छा। हाँ जी। और प्रैक्टिस करते हैं वो? वो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। वो काम क्या करती है संगठन? और वो संगठन दृष्टिबाधितों के संपूर्ण उत्थान के लिए कार्य करता है। जैसे एजुकेशन वाला मैटर है, जहाँ पर व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो गवर्नमेंट से लगातार पत्राचार करना, गवर्नमेंट में प्रेशर डालना। इंस्टीट्यूट ने खुद ने भी अपने सामाजिक सहयोग से कुछ जगह स्कूल खोल रखे हैं। अच्छा, खुद संस्था ने खोल रखे हैं हाँ स्कूल? जी, जैसे कानपुर में है, रायपुर में है, कश्मीर में है, 3-4 जगह मुझे ध्यान है कि उन्होंने समाज के सहयोग से, क्योंकि संस्था वो है टोटली सोशल वेलफेयर है, तो जी। उसको कोई गवर्नमेंट से एड तो मिलती नहीं है। वो जो समाज का जैसा सहयोग मिलता है उसके हिसाब से वो कार्य करती है। तो आपकी इस संस्था में जिनके नेत्र हैं वो भी जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। पदाधिकारी भी हैं? वो हमारे संस्था के पदाधिकारी भी हैं, सामान्य सदस्य भी हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अपने वक्तव्य में पीछे हरिराम जी का जिक्र किया, जी। तो वो भी हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। आपकी संस्था ऐसे बच्चों की मदद करता है जो गांव में रहते हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं? बिल्कुल सर, हमें अगर पता लगता है कि उक्त गांव में कोई जो है दृष्टिबाधित बच्चा है तो हम हमारे स्तर पे पूरा प्रयास करते हैं और उनके जो है पेरेंट्स को समझाने का प्रयास करते हैं अच्छा। कि आप विद्यालय में इनका जो है दाखिला दिलाइए। और हमारी संस्था की बदौलत आज 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो कि इस अंध विद्यालय में अध्ययनरत हैं। बीकानेर वाली में? हाँ जी। अभी बीकानेर में कितनी संख्या है? सर मैं वैसे विद्यालय से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, मेरे ख्याल से फिर भी 90 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं। 12 तक? हाँ जी। पढ़ाने वाले कौन है टीचर? पढ़ाने वाले कुछ ब्लाइंड हैं यानी दृष्टिबाधित हैं और कुछ सामान्य शिक्षक हैं। आप उस स्कूल में पढ़ा सकते हो? बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ। आपकी वहाँ पोस्टिंग हो सकती है? हाँ जी। ऐसा कोई उसमें मतलब बाउंडेशन नहीं कि मेरा नहीं हो सकती। अच्छा, ऐसे बच्चे हैं जो नेत्रहीन हैं हाँ और जी। वो पढ़ भी रहे हैं हाँ जी। पर निराशा से भरे हुए हैं, हाँ जी। वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जी। ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे? ऐसे बच्चों को मैं सर एक ही मैसेज दूंगा कि पहली बात है अपने जीवन से नकारात्मकता को आप बाहर कीजिए और ये विचार त्याग दीजिए कि मैं दृष्टिबाधित हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरा राइटर कैसे मिलेगा, ये कैसे होगा, वो उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप अपना कर्म कीजिए और जो कुछ होता है उसको होने दीजिए। लगातार प्रयास करने से तो सब कुछ संभव हो जाता है। अच्छा, जयसाराम जी, आपको एजुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था बीकानेर संभाग का, जी सही सर। कह रहा हूँ मैं? जी सर। आपको ही क्यों बनाया उन्होंने? शायद हो सकता है कि मेरा रिजल्ट उनको प्रभावित कर गया हो, क्योंकि 2017 में मेरी कक्षा में 10वीं क्लास पढ़ाता था उस वक्त में। जी। 17 बच्चे थे और 17 बच्चों के 75 मार्क्स से अधिक थे, यानी अच्छा। डिस्ट्रैक्शन मार्क्स था। उस वक्त डीडी थे, डिप्टी डायरेक्टर ओम प्रकाश जी सारस्वत, वो हमारे स्कूल को विजिट करना आए और उन्होंने कहा कि 10वीं क्लास का रिजल्ट लाइए। तो उन्होंने जब रिजल्ट देखा तो हिंदी में सबके 75 अबव थे, तो उन्होंने कहा ये हिंदी कौन पढ़ाता है? तो मैं हमारे जो उसमें प्रधानाचार्य थी दीपिका धनखड़, उन्होंने कहा कि वो जयसाराम जी पढ़ाते हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ है अभी? कि वो सर क्लास में, वो मेरी क्लास विजिट करना आए, मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा था। उन्होंने एक
देख करके फिर उनको लगा कि ये तो ब्लाइंड है। बाहर आकर के कहा कि पिछले साल भी 10वीं इन्होंने पढ़ाई थी। कहा सर हाँ। यही पढ़ा रहे हैं। हम्म। तब उन्होंने मुझे फिर ऑफिस में बुलाया और फिर ये बात कही कि इतना शानदार रिजल्ट आपका। मैंने कहा सर मैं अपना कर्म करता हूँ, मैं फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करता और मैं वही पढ़ाना चाहता हूँ और पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जो बच्चों को समझ में आ जाए। इसलिए आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। जी सर। सारस्वत जी को पहले नहीं पता था कि आप ब्लाइंड हो? नहीं सर, उनको नहीं, उन्होंने रिजल्ट देख के तो पता नहीं चलेगा ना सर। नहीं, वो प्रधानाचार्य ने बताया होगा कि ये ऐसे हैं, और नहीं बताया उन्होंने नहीं उन्होंने? नहीं उन्होंने सिर्फ कहा कि जय सर हम जी पढ़ाते हैं कि ठीक। वो कहाँ है अभी? हाँ। बोला सर वो 10th क्लास पढ़ा रहे हैं। तो वो लेकर के आए क्लास में और क्लास में जब वो मैं पढ़ा रहा था तो उन्होंने देखा, तब उनको लगा कि यार ये तो ब्लाइंड है। हम्म, फिर उन्होंने मैडम से पूछा कि ये तो ब्लाइंड है, पिछले साल इन्होंने ही पढ़ाया? कि हाँ पढ़ाया है। हम्म। तब वो बहुत प्रभावित हुए इस बात से और इसी कारण से जो है 26 जनवरी 2017 को मेरे को करणी सिंह स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के अवसर पे सम्मानित भी किया गया था। तो उसके लिए आपको बधाइयाँ। जी धन्यवाद सर। हम्म। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल, जी सर। रोजमर्रा के कामों से आपको किसी प्रकार की तकलीफ होती है या आप आराम से कर लेते हो? मैं सर अपने रोज़मर्रा के काम हैं जो बहुत आराम से कर लेता हूँ। सब कामों में मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ तक कि मैं अपनी शेविंग भी खुद बनाता हूँ, दाढ़ी। अच्छा, खुद बनाते हो आप दाढ़ी? जी सर। शेविंग खुद करते हो? जी, और वो भी जिलेट वाले रेज़र से नहीं बनाता हूँ। तो नॉर्मल जो ब्लेड वाला रेज़र आता है ना सर, जो पुराने वाला? पुराने वाला, पुराना पैटर्न, हाँ, उसी से बनाता हूँ। तो कभी कटे नहीं इससे? नहीं ऐसे तो सर मान लीजिए कोई फुंसी है हाँ। और उसमें हल्का कट लग गया तो वो तो एक अलग चीज़ है। हम्म। बाकी आज सुबह ही मैं खुद बना के आया हूँ। और मूंछ एकदम सेट हो जाती है प्रॉपर तरीके से? ये देख लीजिए, ये भी मैं खुद ही करता हूँ। और जब मूंछ बड़ी बड़ी होती है ना, तो हाँ। मेरे पास वो छोटे वाली कैंची है, उससे मैं छोटी भी करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है। और अब तक जब से मेरी दाढ़ी मूंछ आई है ना, तब से कभी किसी ने शिकायत नहीं की कि मूंछों का मामला गड़बड़ है। मैं तो ये सोच रहा था कि आप कहीं करा के आए हो आप। नहीं सर, मैं खुद ही बनाता हूँ। मुझे ना नाई के यहाँ पर शेविंग तो बहुत इमरजेंसी में ही बनाता हूँ, मुझे पसंद नहीं आती नाई की बनाई हुई। खुद ही बनाते हो? खुद बनाता हूँ। इसके अलावा सारे काम आप खुद कर लेते हो? बिल्कुल, यहाँ आप तक कि आपको चाय भी पिला सकता हूँ बना करके। अच्छा, चाय बना के पिला सकते हो आप? बिल्कुल। क्या बात है। तो आपको आने जाने में थोड़ी बहुत समस्या रहती होगी? आने-जाने में वही समस्या आती है जो नई जगह है। अच्छा, जैसे आपको जिन जगह स्कूल पर हम जाना है, 4-5 नहीं, स्कूल जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप घर से बस स्टेशन तक अपने आप चले आराम जाते से हैं? चले जाते हैं। सिर्फ़ हाँ। ये है कि आजकल जो आवारा पशुओं का जमघट बढ़ रहा है, वो कहीं न कहीं हमारे लिए खतरा बन रहा है। बाकी मुझे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरे घर से बस स्टैंड तक, बस से उतर के स्कूल तक, और स्कूल में आप मुझे छोड़ दें कि सिर्फ़ इतना बोलना है कि 19 नंबर रूम में जाइए, हम्म। मैं चला जाऊँगा। तो इसको क्या कहते हैं, सिक्स सेंस? ये सर क्या होता है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और इस चीज़ का हमें अभ्यास हो जाता है। वो कहते हैं ना, करत-करत के अभ्यास अभ्यास के जड़ जड़ मत मत हो होत सुजान। सुजान। वो वाली बात है। वो हम हम्म। तो उस रस्सी की तरह हैं, कोमल ज़रूर दिखते हैं, लेकिन पत्थर पे भी निशान छोड़ जाते हैं सर। क्या बात है। अच्छा, आपको हिंदी में क्या पसंद है, गद्य और पद्य? प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियाँ बहुत पसंद है। कविताएं? कविताएँ ठीक है, पसंद हैं, लेकिन उतनी नहीं। मुझे प्रेमचंद जी का इसलिए पसंद है क्योंकि प्रेमचंद जी ने सर वास्तविक धरातल पर जो व्यक्ति है ना, उसकी कहानी को हम सबके सामने रखा है। हम्म। इस वजह से मुझे प्रेमचंद जी के उपन्यास और उनकी कहानियाँ खूब पढ़े? खूब पढ़ी है सर। फेवरेट उपन्यास कौन सा है आपका? रंगभूमि, गोदान पढ़ा है? गोदान भी पढ़ा है, निर्मला पढ़ा है। और हम्म। निर्मला उस वक़्त की जो बेमेल विवाह की परिस्थितियाँ हैं, हम्म। उनको इतना शानदार तरीके से हम सबके सामने रखता है, अच्छा, स्पीच देते हो आप जब ज़रूरत पड़ती है कभी-कभी। ऐसे मोटिवेशन के लिए? कभी हाँ, दे देते हो? और वैसे तो क्लास में तो स्पीच देने का ही काम है। नहीं, क्लास के अलावा आप जैसे आपका प्रोग्राम हो रहा है या किसी कार्यक्रम में आपको चीफ गेस्ट बनाया गया हो? नहीं सर, ऐसा मैं चीफ गेस्ट वगैरह तो नहीं बनता हूँ। हम्म। बस जितना आवश्यकता होती है उतना ही बोलता हूँ, ज़्यादा तो नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि वो कभी इस बारे में प्रयास किया ही नहीं। ऐसे बच्चे भी हैं जो अपनी परिस्थितियों का रोना रोते हैं, जिसमें आर्थिक परिस्थिति है, पारिवारिक परिस्थिति और बहुत सारी परिस्थितियां हैं, हाँ जी, जिसमें वो विकलांग नहीं है, हाँ जी, पढ़ नहीं पाते, काम कर नहीं पाते, वो कह रहे हैं कि मुझे तो ये छोटा काम करने के लिए मैं मजबूर हूँ। जी सर। ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देंगे? पहले तो इतना कहना चाहूँगा कि वो जो जो भी परिस्थिति बताते हैं मेरी परिस्थिति खराब है, हम्म। वास्तव में उनकी परिस्थिति खराब नहीं होती है, उनकी नीयत खराब होती है। हम्म। क्योंकि अगर आपकी नीयत सही हो ना, तो परिस्थितियाँ आपके लिए बाधा कितनी उत्पन्न कर ले,
लेकिन आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि नियत ठीक करो। नियत ठीक करो तो सब ठीक हो जाएगा। तो जयसाराम जी, आप हमारे यहाँ पधारे, आपने खूब सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की, और ऐसे जिनकी नियत ठीक नहीं है उनको भी आपने एक संदेश दिया है। आपका बहुत बहुत आभार। आभारी हूँ टॉक विद BMR का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया और मेरी बात को समाज तक पहुंचाने का जो ये पुनीत कार्य है टॉक विद BMR के साथ जो आप कर रहे हैं, ये निश्चय ही बहुत सारे जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके जीवन को बदलने में सहायक होगा। और मैं मानता हूं कि आपकी जो बात है जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे और अगर बालिका विद्यालय स्थापित हो जाए तब तो सोने में सुगंधी वाली बात है सर। हमारा योगदान हो जाएगा उसमें। निश्चित रूप से सर, आपका योगदान तो मैंने पहले ही कहा है कि आपका योगदान तो प्रमुख रहता है। नहीं, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि बालिका छात्रावास बने, बालिका विद्यालय बने, जी और हमारे से जो सहयोग बन पड़ेगा वो पूरा सहयोग करेंगे। और मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत जल्दी बनेगा। जी, बहुत आप बहुत हमारे धन्यवाद सर। पधारे, आपको पुनः ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद सर।